नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में हम बात कर रहे हैं भारत, लोग और अर्थव्यवस्था की। इसका चैप्टर नंबर 7 आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास या सतत विकास या पोषणीय विकास। यानी कि इसका मतलब क्या है, भारत के संदर्भ में, यानी भारत के बारे में कुछ ऐसी चीजें हम देखने वाले हैं। अब वो चीजें पुरानी हो गई, उद्योग निर्माण सब कुछ पढ़ चुके हैं हम, है ना। अब हम फाइनल स्टेज की ओर जा रहे हैं जहां हमारा सिलेबस होने वाला है और उसी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में नियोजन यानी प्लानिंग, पूरा समझेंगे अभी इसको, एवं सतत पोषणीय विकास, 100% विकास कैसे हो सकता है भारत के लोगों का। चैप्टर की रूपरेखा तैयार करते हैं पहले हम, ताकि आप समझ पाए कि इस चैप्टर में है क्या। मतलब पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत के संदर्भ में, यानी हमारे देश के अंदर जो लोग रहते हैं उनके प्रति सरकार किस प्रकार की प्लानिंग करती है, किस उद्देश्य से काम करती है और क्या टारगेट लेके चलती है कि सारा देश सुखी हो जाए। दूसरा, प्रत्येक क्षेत्र का, प्रत्येक तबके का, प्रत्येक जो कोई भी कोना देश का है उसका 100% पोषण होना चाहिए। ये इस चैप्टर के नाम का अर्थ है। अब आप समझ गए होंगे इस पूरे चैप्टर में क्या है। तो आज इसका लेक्चर फर्स्ट भी है और इसकी बेसिक चर्चा भी हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस मजेदार चैप्टर को और मजेदार लेक्चर को। चैप्टर फ्लो, इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या है, हम इस चैप्टर में नियोजन को देखेंगे। किसको देखेंगे? नियोजन, यानी कि प्लानिंग क्या होती है, कैसे होती है, वो सब नियोजन कहलाता है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को देखेंगे। भारत के अंदर ढेर सारे पर्वत हैं और उन पर्वतों पर क्या क्या विकास कार्य हो सकते हैं, क्या उद्देश्य हो सकते हैं, ये सारी बात करेंगे। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी ऐसे क्षेत्र जहां बार बार अकाल पड़ जाते हैं, सूखा संभावित क्षेत्रों की बात हम करेंगे। जैसे पर्वतीय क्षेत्र को हम जब पढ़ेंगे तो ऐसे क्षेत्र जो किसी कारणवश वहाँ जो लोग रहते हैं 600 मीटर से पर्वत ज़्यादा हैं और किसी कारणवश वहाँ के लोग डेवलप नहीं हो पाए, तो उसकी प्लानिंग एक पूरा लेक्चर है, इसको भी हम देखेंगे। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम में भी हम देखेंगे। कई बार हम हिमाचल की होली क्षेत्र जो है, वहाँ का भरमौर जो क्षेत्र है, आपने देखा होगा किताब में, उन दोनों क्षेत्रों की बातें करेंगे जो चंपा जिले के हैं, भरमौर विकास कार्यक्रम में। सतत पोषणीय विकास, यानी प्रत्येक क्षेत्र का 100% विकास कैसे हो, ये बात भी हम करेंगे। इंदिरा गांधी नहर की बात भी हम करेंगे, जो भारत की एक महत्वपूर्ण नहर है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में ये 3 या 4 लेक्चर मुश्किल से आएंगे और इन चीजों की हम बातें करेंगे। मतलब छोटा सा चैप्टर है, स्वीट सा चैप्टर है और बड़ा ही मजेदार और समझने वाला चैप्टर है, सबसे बड़ी बात यह। लेकिन आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? आज के लेक्चर में हम नियोजन का अर्थ समझ लेंगे, खंडीय योजना क्या होती है नियोजन की और प्रादेशिक योजना क्या होती है, इसमें अंतर हम देख लेंगे, और भारत में योजना कैसे बनती है और कौन बनाता है, ये चीज भी हम देख लेंगे। भारत में योजना कैसे बनती है और कौन बनाता है, तो योजना आयोग बनाता है, वो कैसे बना, कब बना, ये सारी चीजें हम करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि भारत जो है अपने आप में एक विशिष्ट पहचान रखता है, अपने आप में एक विशिष्ट पहचान रखता है और इसमें नियोजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? नियोजन। नियोजन, तो नियोजन क्या है और क्या अर्थ है नियोजन का? सबसे पहले तो हम इसका अर्थ देखते हैं। किसका अर्थ देख रहे हैं? नियोजन का। नियोजन का अर्थ है किसी भी कार्य के बारे में प्लानिंग करना, उसका उद्देश्य फिक्स करना और उस कार्य को हम कैसे करेंगे, पूरे नेशनल स्तर पे एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो मैं लिखूंगा किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करना, रूपरेखा तैयार करना, या
किसी कार्य की प्लानिंग करना, किसी कार्य की प्लानिंग या उद्देश्य तैयार करना, उद्देश्य तैयार करना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। नियोजन, ये तो होगी इसकी परिभाषा। नियोजन कहलाता है, यानी किसी भी कार्य की प्लानिंग करना या फिर उसकी रूपरेखा को तैयार करना या फिर उसके बारे में कुछ चर्चा करना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। नियोजन को जब हम देखते हैं, नियोजन को जब हम समझते हैं तो नियोजन का सीधा अर्थ ये निकल के आता है किसी कार्य के पीछे क्या उद्देश्य है, उस काम को हम क्यों करना चाहते हैं। जैसे बरमौर क्षेत्र और हरौली क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश के हैं, चंबा जिले में, उसको हम जब देखेंगे, चंबा या चुंबा जिला जो भी है, उस जिले के अंदर हम जो देखेंगे कि वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो उस क्षेत्र के लिए कुछ प्लान करना, उस क्षेत्र के लोगों के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं बनाना, कुछ ना कुछ ऐसे प्लान लेके आना, कोई उद्देश्य सेट करना उनके लिए, ताकि बाकी समाज के लोगों से जो वो नीचे दबा हुआ क्षेत्र और तबका है वो क्षेत्र ऊपर आए और समाज में एक समानता नजर आए। हम पढ़ते हैं ना सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, है ना। तो आर्थिक और सामाजिक समानता है और क्षेत्रीय भिन्नताएं, किसी क्षेत्र या कोई क्षेत्र किसी कारणवश दब गया है तो उस क्षेत्र को आगे लाने के लिए एक प्लानिंग की जाती है। और ये प्लानिंग जो होती है इसको कहते हैं नियोजन करना, और ये करता है नीति आयोग। कौन करता है? नीति आयोग। नीति आयोग पहले योजना आयोग हुआ करता था। नीति आयोग पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। क्या है नीति आयोग हम समझते हैं। नीति आयोग क्या समझ रहे हैं हम? नीति आयोग मतलब ये पहले योजना आयोग था। पूर्व में, यहां लिख देता हूं मैं, पूर्व में इसे योजना आयोग कहते थे। लेकिन अब इसका नाम क्या है? नीति आयोग। कब से है? 1 जनवरी से। कब से है भाई? 1 जनवरी 2015 से। इसका क्या नाम हो गया? 1 जनवरी 2015 से इसका जो नाम है बदल कर क्या कर दिया गया? योजना आयोग से नीति आयोग कर दिया गया। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। किसमें? नीति आयोग में। क्या करते हैं? पूरे देश के लिए प्लानिंग करते हैं, पूरे देश के लिए रूल और रेगुलेशन बनाते हैं और देश को कैसे चलाना है ये सिस्टम सेट करते हैं। एक व्यक्ति थे अरविंद, क्या नाम है? अरविंद पनगड़िया। क्या नाम है इनका? अरविंद पनगड़िया। ये वे व्यक्ति है जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। क्या थे ये? प्रथम अध्यक्ष। ये प्रथम अध्यक्ष थे इसके। उसके बाद ढेर सारे अध्यक्ष चेंज होते गए। अभी हाल ही में पिछले मंडे को भी अध्यक्ष चेंज हो गया। तो इसके अध्यक्ष चेंज होते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, कब के? वर्तमान। उपाध्यक्ष कहलाता है वो। वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन है। कौन है भाई? डॉक्टर सुमन बेरी। डॉक्टर सुमन बेरी। तो वर्तमान में एक तो ये होगी। अब 4 और कौन है? मतलब हमने ये बात की
कि देश में हम सूखा संभावित क्षेत्र पढ़ेंगे या फिर हम भरमौर क्षेत्र पढ़ेंगे, जितने भी जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर जो योजनाएं बनी है उसको बनाने का काम नीति आयोग की पूरी टीम करती है। लेकिन 5 लोग हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, इसमें HOD की तरह हेड ऑफ डिपार्टमेंट। 5 लोग रूपरेखा तैयार करते हैं, कार्य प्रणाली तैयार करते हैं और उसके बाद उस कार्य को गति मिलती है। तो एक तो उसमें डॉक्टर सुमन बेरी है और एक भारत के वर्तमान में जो गृह मंत्री है, गृह मंत्री कौन है बताओ? भारत में वर्तमान में गृह मंत्री मतलब जो पूरे ऐसी चीजों को देखते हैं, पुलिस हो गई आदि चीजें जो होती है। फिर हम देखेंगे वित्त मंत्री, जो भारत में वर्तमान में वित्त मंत्री है वो भी इसके अंदर इंक्लूड रहता है, वित्त मंत्री। इसके बाद हम देखेंगे कि रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, ये 3 तो भारत के मंत्री है। चौथा भी एक मंत्री है जो गांव के विकास की बात करते हैं, ग्रामीण विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री। ये 4 मंत्री इसके अंदर है। गृह मंत्री जो है अभी कौन है हम बात करेंगे, इसके बाद वित्त मंत्री कौन है हम ये भी बात करेंगे, और रक्षा मंत्री कौन है हम ये भी बात करेंगे, और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है हम ये भी बात करेंगे। तो गृह मंत्री का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक अद्भुत सा चेहरा आता है और जिनका नाम है अमित शाह। जिनका क्या नाम है? अमित शाह। गृह मंत्री तो है ही, साथ में योजना आयोग की कमेटी में भी है जो 5 लोग होते हैं। और क्या नाम बताया मैंने? अमित शाह। उसके बाद वित्त मंत्री की अगर बात करें तो वित्त मंत्री अभी हमारे पूरे देश में जो पैसे का लेन देन देखते हैं, कितना पैसा कहाँ खर्च होगा, कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, वो कहलाता है फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री, और वो है सीतारमण। क्या नाम है इनका? सीतारमण। यानी देश के अंदर कितना पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, ये पूरा फाइनेंस का जो काम देखते हैं, सीतारमण नाम है इनका। पूरा नाम वैसे निर्मला सीतारमण है, निर्मला, ठीक है ना। तो आप एन लिख देना यहाँ पे, समझ जाएंगे आप, एन, निर्मला सीतारमण। फिर नाम आता है रक्षा मंत्री का, वो भी योजना आयोग में है, और उनका नाम आता है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। क्या पढ़ रहे हैं बताओ? हम बना रहे हैं योजना आयोग जो 1 जनवरी 2015 से सही ढंग से काम करने लगा, और उस योजना आयोग को हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्लानिंग वाले उस आयोग को हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। अब इसमें ग्रामीण विकास मंत्री जो है वो है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये सारे लोग इस योजना आयोग को, मैं अब योजना आयोग नहीं कहकर बार बार नीति आयोग बोलूंगा, नीति आयोग कहूं चाहे योजना आयोग, दोनों बात एक ही होगी। तो नीति आयोग जो है इसका नाम 1 जनवरी 2015 को किया गया, उसके बाद यही नाम जो है परिचलन में है और इसी नाम से इसको जाना जाता है। किया होगा पहले उन लोगों ने योजना आयोग, लेकिन आज जो है ये नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। तो भारत में जितनी भी योजनाएं हम पढ़ते हैं, लगभग 90% योजनाओं को जो फंड देने का काम है वित्त मंत्रालय से होगा। तो सारे ये लोग जो है मिलकर करते हैं। इसके पहले अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, आप इनको ऐसे गिनोगे तो 6 हो जाएंगे। ये तो प्रथम अध्यक्ष थे अरविंद जी, तो जो अब नहीं है। बाकी इसमें 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 5, और पूरे देश की प्लानिंग करता है। तो ये आपका योजना आयोग, जिसको हम नीति आयोग अब कह रहे हैं, ये पूरा नीति आयोग है। आगे देखिएगा, एक एक चीज को और समझते हैं। नियोजन का अर्थ हमने बेसिक बात तो कर ली, किसी उद्देश्य को फिक्स करना और देश को चलाना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। सोच विचार की प्रक्रिया, यानी किसी भी कार्य के करने के पीछे सोचने की, तर्क देने की, अपने विचार देने की जो क्षमता होती है, क्या होती है? जो क्षमता होती है, उसको हम कहते हैं योजना बनाना या नियोजन फिक्स करना। नियोजन मतलब किसी भी क्षेत्र के लिए योजना बनाकर उस क्षेत्र का विकास करना नियोजन है। किसी भी क्षेत्र की योजना, प्लानिंग, उद्देश्य
या उस सरोकार को फिक्स करके उस क्षेत्र का विकास करना ही नियोजन है। तो सोच विचार हुआ कि नहीं हुआ? मतलब मैं किसी क्षेत्र का विकास करना चाहता हूं, मतलब मैं सोच रहा हूं, विचार कर रहा हूं, तो सोच विचार वाली बात हुई। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, किसी भी कार्य की जो रूपरेखा है उसको तैयार करना, यानी किस क्षेत्र में आप विकास करना चाहते हैं, वो क्षेत्र कहां है, उस क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, उस क्षेत्र में कितना बजट लगेगा, उस क्षेत्र को कब तक आपको डेवलप करना है, ये सारी रूपरेखा तैयार करना। और उस क्षेत्र के लिए संपूर्ण दिल की भावना से सरकार का रवैया पूर्ण रूप से अगर विकास की ओर है तो वो नियोजन है। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। उद्देश्य क्रियान्वयन, जो टारगेट आपने लिया है, जो मोटो लक्ष्य आपने लिया है, उस कार्य को करने के लिए, उस कार्य को क्रियान्वित यानी कि सुचारू रूप से करने के लिए जो उद्देश्य आपने लिया है, उस उद्देश्य क्रियान्वयन को हम योजना का नियोजन अर्थ मानते हैं। योजना दूरदर्शिता, आप किसी पहाड़ी क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं या आप किसी नदी से अपवाह तंत्र वाले क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, आप किसी अतिवृष्टि यानी ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, आप अनावृष्टि यानी जहां अकाल पड़ गया उस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, आपकी दूरदर्शिता का मतलब है दूर की सोच होनी चाहिए कि यहाँ विकास हम कब तक कर पाएंगे, यहाँ विकास करना क्यों जरूरी है, आदि चीजों को सोचा जाता है, समझा जाता है, तभी जो है योजना दूरदर्शिता नियोजन का अर्थ बनता है। उसके बाद आगे की सोचना, ये तो हम कर ही चुके, आगे की प्लानिंग करना, आगे का उद्देश्य करना, आगे का सरोकार लेना और कैसे क्या किस कार्य को करके हम किसी क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। नियोजन का यही अर्थ है, नियोजन का यही अर्थ है। नियोजन का क्या अर्थ हुआ अगर दो शब्दों में कहूं, किसी भी क्षेत्र के लिए सही प्लानिंग करके उस क्षेत्र का विकास करना नियोजन का अर्थ है। हम पहले ही देख चुके हैं। आगे बढ़े। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना आयोजन या नियोजन कहलाता है। फिर से उसी चीज को समझा रहा है। वर्तमान परिस्थितियां यानी कोई क्षेत्र है, माना कि एक क्षेत्र है, इसमें वर्तमान परिस्थितियां ये है कि यहाँ गरीबी है। क्या है यहाँ पे? गरीबी है। दूसरा, अगर गरीबी है तो इसका मतलब यहाँ बेरोजगारी भी है, बेरोजगारी। और गरीबी और बेरोजगारी जिस स्थान पर होती है, सीधा सीधा मतलब है कि वहां अशिक्षा है। अशिक्षा, अशिक्षा है तो वहां सामाजिक भेदभाव है, सामाजिक भेदभाव है। सामाजिक भेदभाव है तो इसका मतलब अत्याचार भी है, वहां अत्याचार, अत्याचार। ये सारी चीजें अगर इस क्षेत्र में है, अगर इस क्षेत्र में ये सारी चीजें हैं तो वर्तमान परिस्थितियां हैं यहाँ की। अब इस क्षेत्र की आपको गरीबी मिटानी है, बेरोजगारी मिटानी है, अशिक्षा को शिक्षा में बदलना है, सामाजिक भेदभाव खत्म करना है, चिकित्सा की यहाँ व्यवस्था नहीं है, इन व्यवस्थाओं को अगर हमें लाना है तो यहाँ के लिए जो भी हम प्लान करेंगे इस क्षेत्र के लिए, किस क्षेत्र के लिए? इस क्षेत्र के लिए जो भी उद्देश्य गवर्नमेंट तय करेगी वो सब नियोजन है। वो सब क्या है? नियोजन है। जो भी इस क्षेत्र के लिए उद्देश्य फिक्स किए जाएंगे वो नियोजन है। और जब ये उद्देश्य फिक्स किए जाएंगे कोर कमेटी के द्वारा, एचओडी डिपार्टमेंट के द्वारा, और भी ढेर सारे सदस्य होते हैं जो देश में ऐसे स्थानों को खोजते हैं, तो वहाँ उद्देश्य फिक्स किया जाता है। उसके बाद ये एक प्लानिंग की जाती है, एक टारगेट लिया जाता है कि इस क्षेत्र में सामाजिक भेदभाव को हम आने वाले 5 साल में, आने वाले 10 साल में खत्म कर देंगे। यहाँ हम स्कूल खोलेंगे, कॉलेजेस खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, यहाँ की गरीबी को मिटाएंगे, यहाँ की बेरोजगारी को मिटाएंगे, यहाँ उद्योग व्यवसाय देंगे लोगों को, यहाँ कुटीर उद्योग को बढ़ावा देंगे, यहाँ के लोगों को स्वरोजगार की तकनीकी सिखाएंगे, हुनर से रोजगार तक ले जाएंगे, आदि चीजें यहाँ अगर डेवलप करेंगे तो ये वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा की जा रही है। और इसी को हम नियोजन में लेते हैं। इसी को हम क्या लेते हैं? नियोजन में। जैसे कि मेरे आसपास एक ऐसा क्षेत्र है जहां शिक्षा का माहौल है, जहां अत्याचार है,
जहां सामाजिक भेदभाव है, समाज का एक तबका, एक क्षेत्र नीचे दबाया जा रहा है, एक क्षेत्र उठा जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, उस क्षेत्र में जो लोग गरीब हो रहे हैं उनकी गरीबी को कैसे मिटाया जाए, उनमें शिक्षा को कैसे डेवलप किया जाए, उनमें अशिक्षा को कैसे दूर किया जाए, सामाजिक विभिन्नताओं को कैसे खत्म किया जाए और उस क्षेत्र के लोगों को स्वरोजगार करना कैसे सीखा जाए, उन लोगों को शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए, वहां शिक्षा क्षेत्र को कैसे बढ़ावा दिया जाए, वहां स्कूल और कॉलेजेस कैसे खोले जाएंगे, ये सारी प्लानिंग करना नियोजन कहलाता है। और ये वर्तमान जो परिस्थितियां जो मैं आपको बता रहा हूं, ये शिक्षा वगैरह सारी, ये वर्तमान परिस्थितियों को देखकर उनके लिए उद्देश्य को सेट करना, उनके लिए उद्देश्य सरोकार की रणनीति बनाना, योजना आयोग के द्वारा वहां के लोगों के बारे में सोचना, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर एक प्लानिंग करना नियोजन का सच्चा अर्थ है। आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना आयोजन या नियोजन कहलाता है। तैयार आवश्यक क्रियाकलाप के बारे में चिंतन करना आयोजन या नियोजन कहलाता है। ये एक आयोजन भी हो सकता है क्योंकि आप प्लानिंग करके वहां कुछ करना चाह रहे हो, और आयोजन क्या होता है, यही तो होता है, और इसे नियोजन भी हम कहेंगे। तो ये एक प्लानिंग कहलाता है। और सीधा सीधा जो दिख रहा है आपको, ये एक प्लानिंग है, यहाँ से बूस्ट करेगी गवर्नमेंट और इस क्षेत्र का ऑटोमेटिक विकास होना शुरू हो जाएगा। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। आगे देखिए, नियोजन से आज से और बताएगा। नियोजन बोले कि मेरा मन नहीं भरा, मैं पूरा समझाऊंगा आपको। नियोजन का मतलब प्लानिंग होता है, नियोजन का मतलब उद्देश्य होता है, नियोजन का मतलब टीम वर्क होता है, नियोजन का मतलब किसी क्षेत्र का विकास करना होता है, नियोजन का मतलब वो सरोकार या उद्देश्य फिक्स करके किसी भी क्षेत्र को डेवलप करते हुए एक निश्चित समय और निश्चित स्थान में सोचा जाता है सरकार के द्वारा, नियोजन कहलाता है। ये जो प्लानिंग कर रहे हैं वो भी एक नियोजन है। नियोजन किसी भी फील्ड में हो सकता है, नियोजन किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा नियोजन सरकार ही करे, व्यक्तियों के द्वारा भी नियोजन हो सकता है। जैसे किसी क्षेत्र में मैं रहता हूं और मुझे लगता है कि मुझे ये प्लानिंग करनी चाहिए यहाँ के लिए, मैं करता हूं तो भी नियोजन होता है। जरूरी कंपलसरी कतई नहीं है कि हमेशा नीति आयोग ही नियोजन करे। समझ गए इस बात को? दिमाग से इस बात को तो पहले ही साइड में रख देना है। लेकिन मोस्टली किसी क्षेत्र का अगर विकास करना है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो सरकार करती है वहां पे। लेकिन जरूरी नहीं है कि सरकार ही करे, कोई सामाजिक कल्याण बोर्ड भी वहां कर सकता है, कोई सहकारी कोऑपरेटिव संस्था भी वहां नियोजन कर सकती है। लेकिन नियोजन का अर्थ वही रहेगा, बदला नहीं जाएगा। नियोजन से आज से उद्देश्य को प्राप्त करना है और लक्ष्यों का निर्धारण कर उन्हें प्राप्त करने के लिए एक कार्य विधि का निरूपण यानी कि प्रतिपादन करने से है। यानी ये कह रहे हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हो, उस क्षेत्र का विकास अगर करना चाह रहे हो तो इसके पीछे उद्देश्य आपका क्लियर होना चाहिए कि इन लोगों को सामाजिक विभिन्नताओं से मुक्त करा के शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ के बेरोजगारी खत्म करके रोजगार उपलब्ध करा के कुटीर उद्योग जैसे लघु उद्योग जैसे कार्यों में इन्हें जोड़कर इन्हें स्वरोजगार करने की तकनीकी को सिखाया जाएगा। आपने उद्देश्य लिया और इस उद्देश्य को प्राप्त कैसे किया जाएगा, तब आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे। यहाँ स्कूल खोले जाएंगे, यहाँ कॉलेजेस खोले जाएंगे, यहाँ नए नए टीचर लगाए जाएंगे, यहाँ लोगों से मेहनत करवाई जाएगी, या आपने उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य ले लिया है। ठीक है ना, नियोजन की प्लानिंग हो रही है और एक काम कार्य करने की विधि को आप देखेंगे, वहां के नौकर लोगों को आप जोड़ेंगे उसमें, फिर उस क्षेत्र में विकास करने की आप सोचेंगे। तो आपने पहले उद्देश्य लिया, फिर आपने लक्ष्य निर्धारित किया और फिर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य विधि का समापन किया। मतलब शुरुआत की एक तरह से, और फिर वो कार्य होने लगता है। यानी 3 चीजें होती हैं नियोजन में। कितनी चीजें? पहले उद्देश्य यानी सरोकार या लक्ष्य, दोनों चीजें साथ आ जाती है वैसे, लेकिन उद्देश्य फिक्स करके फिर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ना पड़ता है रण क्षेत्र की तरफ एक रणनीति के तहत। यानी उस रण क्षेत्र में, यानी उस क्षेत्र में आप जा रहे हैं जहां की गरीबी से आप लड़ेंगे, तो वो रण क्षेत्र हुआ, और वहां के लिए एक रणनीति यानी प्लानिंग आप बना रहे हो। तो एक रणनीति से रण क्षेत्र में सही तरीके से अपने उद्देश्य को प्राप्त करना नियोजन है। अभी कोई ऐसा है जिसको अभी तक पता नहीं है नियोजन क्या है? नियोजन मतलब किसी भी क्षेत्र का विकास करना, उस क्षेत्र के बारे में एक उद्देश्य लेना और उस उद्देश्य को पूरा करना,
प्लानिंग के तहत कार्य करना, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक कार्य प्रणाली, एक कार्य विधि का समापन करना और फिर उस टारगेट को पूरा करना कार्य विधि का निरूपण कहलाता है। ये क्या करना है तथा कैसे करना है दोनों से संबंधित है। आपने क्षेत्र चूज कर लिया, अब आपको उस क्षेत्र के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो क्या करना है वहां जाके? सबसे पहले लोकल लोगों को जोड़ना है। कैसे करना है वो आप खुद जानते हैं क्योंकि आप ट्रेनिंग लेके जाएंगे। तो क्या और कैसे करना है किसी क्षेत्र में विकास, ये जानने के लिए हमें क्या है, उस क्षेत्र के बारे में जानना पड़ता है। सर ये कैसा चैप्टर आया? कहाँ तो हम खनन कर रहे थे, कहाँ हम उद्योगों की बात कर रहे थे, कहाँ हम पेट्रोल निकाल रहे थे, कहाँ हम गैस निकाल रहे थे, कहाँ हम मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, लोहा, एसक और तांबा, एल्यूमिनियम की बात कर रहे थे, और कहाँ हमें दौड़ा रहे हो आप नियोजन की तरफ। तो सिंपल चैप्टर है, बिल्कुल दोनों से संबंधित है। जो योजना विकसित की जाती है उसे निश्चित समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि समय एक सीमित संसाधन है भाई, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट समय है। दिसंबर के बाद पता चलेगा आपको समय कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब एग्जाम पास में ही नजर आने लगता है तब पता चलता है यार समय बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सही कह रहे थे, सर सही कह रहे थे कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी भी प्लानिंग को हम करते हैं, सबसे पहले उद्देश्य फिक्स करते हैं, फिर उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य फिक्स करते हैं, फिर एक कार्य प्रणाली से काम करते हैं। लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ का ध्यान जरूर रखते हैं कि कितने समय में इसको पूरा किया जाएगा। उस समय की बॉन्डिंग के हिसाब से एक सीमित संसाधन जो है समय को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये नियोजन की कुछ विशेष बातें होती है जो आपको एक एक ध्यान में रखनी है, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे देखिए, खंडीय योजना और प्रादेशिक योजना में अंतर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और हम इसको बहुत आसानी से समझेंगे। खंडीय योजना मतलब ऐसी योजना जो किसी पर्टिकुलर एक फील्ड के लिए, एक क्षेत्र के लिए ले लिया आपने, वो तो हुई खंडीय योजना। प्रादेशिक योजना एक शहर के लिए ली जाती है। अब आप कहेंगे सर ये खंड और क्या है प्रादेशिक? जैसे जयपुर के लिए मैंने कोई योजना ली, प्रादेशिक योजना है। जैसे मैंने कानपुर के लिए कोई योजना ली, प्रादेशिक योजना है। जैसे मैंने आगरा के लिए कोई योजना ली, शिमला के लिए कोई योजना ली, हिमाचल प्रदेश की हौली तहसील के लिए हम पढ़ेंगे कोई योजना ली, प्रादेशिक योजना है। लेकिन खंडीय योजना में किसी उद्योग को विकास करने के लिए आपने योजना ली, किसी कृषि के क्षेत्र को विकसित करने के लिए आपने योजना ली, उसमें आप उद्योग का नाम ले रहे हो, किसी कृषि के क्षेत्र का नाम ले रहे हो, तब वो खंडीय योजना है। कैसी योजना है? खंडीय योजना। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल है। खंडीय योजना पर्टिकुलर एक जगह, मतलब एक उद्योग हो सकता है, कृषि का क्षेत्र हो सकता है, कोई शिक्षा का क्षेत्र हो सकता है, उसके लिए जब लिया जाता है खंडीय होती है। और बड़े क्षेत्र के लिए, किसी शहर के लिए जो होती है, जैसे आपने निर्माण के लिए लिया, परिवहन की बात की किसी जगह पर, संचार की बात की, कृषि की बात की, तब खंडीय होगी। और किसी शहर की बात की तो प्रदेश यानी शहर प्रादेशिक होगी। सामान्यतः पढ़ते हैं इसको और समझते हैं। उद्यम के दो उपागम, उद्यम मतलब उद्योग के दो उपागम खंडीय योजना और प्रादेशिक योजना होते हैं। यानी किसी भी क्षेत्र में जब गवर्नमेंट काम करना चाहती है, कोई भी व्यक्ति काम करना चाहता है, तो वो दो फील्ड में काम करता है, या तो खंडीय योजना के तहत या प्रादेशिक योजना के तहत। खंड विनिमय उद्योग के विभिन्न क्षेत्र हैं। यानी खंडीय योजना की अगर बात करें तो इसके विभिन्न क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? विभिन्न क्षेत्र हैं। जैसे कृषि करना, जैसे कृषि करना यानी एग्रीकल्चर इसमें आ जाता है। इंडस्ट्रियल एरिया और एनर्जी की चीज़ें, यानी कि सबसे पहले कृषि क्षेत्र इसमें आ जाता है, उसके बाद उद्योग इसमें आ जाता है, उसके बाद ऊर्जा इसमें आ जाती है। ये तो शान की बात है, ये तो अपनी अपनी बात है। ऊर्जा, कृषि क्षेत्र और सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है ना। तो पैसा मतलब पैसे वाली जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, जैसे कृषि हो गई, उद्योग हो गए, ऊर्जा हो गई, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये खंड विनिमय होते हैं। ये क्या होता है? खंड विनिमय। निर्माण, किसी उद्योग को डेवलप करना, परिवहन से संबंधित बात करना, संचार से संबंधित बात करना, ये सब खंड में आते हैं रे लाडले, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो कि किसी उद्योग को विकसित करना, या फिर किसी संचार क्षेत्र को विकसित करना, या फिर किसी परिवहन को विकसित करना, आदि चीजें किसी पर्टिकुलर स्थान के लिए काम में ली जा रही है, खंडीय नियोजन है।
खंडीय उद्योग की बात हो रही है। लेकिन प्रादेशिक उद्योग में शहर का नाम आएगा, प्यारे से कुल्लू मनाली का नाम आएगा, प्यारे से गोवा का नाम आएगा, प्यारे से नैनीताल का नाम आएगा। उन्हें डेवलप कैसे किया जाए, वो तो पहले से ही डेवलप है। डेवलप करना है हिमाचल की उस होली तहसील जैसे, भरमौर तहसील जैसे क्षेत्रों को, ठीक है ना। तो ये खंड है निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना और उन्हें लागू करना। यानी ऐसी ऐसी अवसंरचना और ऐसे ऐसे कार्यों को बनाना और उन्हें लागू कर देना खंडीय है। कौन सी है भाई? खंडीय। खंडीय तो आप समझ गए ना। खंडीय जब पूछा जाए आपसे तो संचार का नाम, परिवहन का नाम, कृषि का नाम, उद्योग का नाम और आदि अवसंरचनाओं की बात आपको करना है। लेकिन जब योजना के अंतर में आपसे प्रादेशिक योजना पूछे लाडले, तो आपको करना है प्रादेशिक योजना। किसी भी देश में सभी जिलों में एक समान आर्थिक विकास नहीं हुआ है, यानी कोई ऐसा क्षेत्र देश का रह गया, कोई ऐसा क्षेत्र देश का बच गया, कोई ऐसा जिला बच गया, कोई ऐसी तहसील बच गई जहां आज तक विकास नहीं हो पाया। उस विकास के बारे में जब हम प्लान करेंगे, जब उस देश के, उस क्षेत्र के बारे में, उस तबके के बारे में जब हम प्लान करेंगे, वो हमारी प्रादेशिक योजना होती है। खंडीय योजना में वो बातें पुरानी थी जब हम उद्योग की बात कर रहे थे, अरे वो बातें और पुरानी थी। खंडीय योजना में जब हम परिवहन की बात कर रहे थे, संचार की बात कर रहे थे, लेकिन ये सच है कि उसमें उसी की बात हो रही थी। लेकिन प्रादेशिक योजना का नाम जब भी आए लाडले, तो बेझिझक कहना कि उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो समाज में, देश में किसी ना किसी कारणवश से पीछे रह गया, और उस पीछे के क्षेत्र में जब हम विकास कर रहे हैं, वो क्षेत्र तबका, उसके लिए हम सरोकार यानी उद्देश्य ले रहे हैं, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम रणनीति बना रहे हैं, और उस रण क्षेत्र में गरीबी से लड़ने के लिए जो हम अभियान चला रहे हैं वो प्रादेशिक योजना है। अभी भी गलत करके आओगे तो फिर क्या करें आपका, है ना, ब्रह्मा जी को ही बुलाना पड़ेगा। कुछ क्षेत्र बहुत अधिक विकसित है तो कुछ क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखेंगे कि अपने आसपास के गांव में देखो, कोई गांव तो बहुत ज्यादा अमीर लोग है, उसमें किसी में गरीब है, तो हमेशा समानता नहीं है ना। इसीलिए तो भारत विविधताओं का देश कहलाता है। बता कहलाता है कि नहीं कहलाता है? कहलाता है ना। तो कुछ क्षेत्र बहुत अधिक विकसित होते हैं तो कुछ विकसित नहीं होते हैं, नहीं होते ना। एक व्यक्ति विकसित होता है, दूसरा भी नहीं होता, तो शहर की तो बहुत बड़ी बात है। विकास का यह सारांश प्रतिरूप सुनिश्चित करता है कि नियोजक एक स्थानिक सिद्धांत अपनाए, यानी जिस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है वहां पे कुछ ऐसा प्लान करे सरकार कि वो भी रातों रात आसमान की ऊंचाइयों को छुए, और जो तबका दब गया था वो ऊपर उठ पाए, और जो नीचे दबा हुआ वो भी ऊपर उठ पाए, और जो ऊपर है उसके बराबर वो आ पाए। तो समाज में सर्वांगीण विकास होना चाहिए, तथा विकास में प्रादेशिक काम करने के लिए योजना जारी करें। इस प्रकार के उद्यम को प्रादेशिक उद्यम कहा जाता है, यानी ऐसे उद्योग जो किसी क्षेत्र के विकास के लिए लगाए जाते हैं, किसी शहर के विकास के लिए लगाए जाते हैं, प्रादेशिक उद्यम कहते हैं। अब एक बार मैं वापस बताऊंगा, फिर भी किसी को समझ में नहीं आया ना तो खैर नहीं है दरिया तेरी, है ना। क्या कह रहे हैं हम कह रहे खंडीय उद्यम की बात चले और प्रादेशिक उद्यम की बात चले, तो आपको दोनों हाथ खड़े करके ये कहना है खंडीय साहब खंडीय। खंडीय में संचार, उद्योग, परिवहन सब आ जाते हैं, कृषि, जबकि प्रादेशिक में शहर आते हैं, किसी क्षेत्र की बात आती है, किसी पर्टिकुलर पैलेस की बात होती है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी। आगे बढ़े। भारत में योजना बड़ी दुर्दशा है भारत की। 10-12 योजनाएं ढंग से बनी है, बाकी तो फटाफट से बनी और फटाफट से खत्म। कौन सा लक्ष्य था, कौन सा सरोकार था, कौन सा उद्देश्य था, क्या टारगेट था, क्या समय था, सब कुछ गुल मिल जाता है, सब कुछ भूला दिया जाता है। ये बड़ी ही गलत बात है। भारत में योजना की अगर बात करें तो क्या ये बात करें हम पर्वतों की एक योजना अलग से पढ़ेंगे, भरमौर क्षेत्र की एक योजना है उसको अलग से पढ़ेंगे, सूखा संभावित क्षेत्र की योजनाओं को अलग से पढ़ेंगे। लेकिन भारत में योजना की क्या कंडीशन है ये हम देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया, लेकिन धीरे धीरे विकेंद्रीकरण, बहुस्तरीय योजनाओं की ओर कदम बढ़ाए गए। सेंटर की तरफ से योजना चलाएगी, लेकिन धीरे धीरे स्टेट ने भी अपनी योजनाएं चलाई। तो शुरू में केंद्र के द्वारा ढेर सारी योजनाएं, जो पढ़ा ना हमने शुरू में नीति आयोग, जिसमें अमित शाह बैठे थे,
अधिकतर लोग वो है जिनके बाल उड़ गए उसमें, ऐसे याद रख लेना, है ना। लेकिन निर्मला सीतारमण के बाल नहीं उड़े, वो लेडीज है, उसके लंबे लंबे बाल है, उसको साइड में रखना है ना, बाकी सब बाल उड़े हुए है ना। उसमें नरेंद्र जी जो तोमर है उनके बाल यहाँ तक उड़े हुए हैं, उसमें अमित शाह है उनके भी बाल उड़े हुए, उसमें राजनाथ सिंह है उसके कोई ज्यादा बाल, उनको उनके मतलब है ना इज्जत देते हो, उनके भी कोई ज्यादा बाल नहीं। तो नरेंद्र सिंह तोमर, उसके अलावा राजनाथ सिंह और अमित शाह, तीन तो बड़े मंत्री, डॉक्टर निर्मला सीतारमण उसमें 4 और डॉक्टर सुमन वो भी बेरी है ना, वो भी उसमें। तो 5 लोगों ने नीति आयोग जो बनाया है, वो जो प्लान करते हैं केंद्रीयकृत योजनाएं हैं, और किसी राज्य में सीएम कोई योजना बना देता है, वो विकेंद्रीकृत योजनाएं हो जाती है। तो केंद्रीकृत के साथ साथ विकेंद्रीकरण में भी हमने प्लानिंग की। कभी कभी मुझे वो सर याद आ जाता है जो उछल के पढ़ाते हैं ना, गजब पढ़ाते हो, उछल के बोले पूरी क्लास में। एक वो कहता लिख ले भैया, है ना, इस प्रकार से। तो अपन आराम से पढ़ लेते ना, अब उनको तो याद करना है, ठीक है ना। केंद्र, राज्य तथा जिला स्तर पर योजनाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी योजना आयोग की थी। मतलब केंद्र के अंदर राज्य आते हैं और राज्य के अंदर जिले आते हैं, जिलों के अंदर तहसील है, तहसीलों के अंदर गांव आते हैं, गांव के अंदर आपका घर आता है कि नहीं आता। तो ये जो जितने भी प्लानिंग योजनाएं होती है, ये योजना आयोग की थी, सारी योजना आयोग ही बनाता था। जितनी भी प्लानिंग, जितनी भी योजनाएं जो बनानी होती थी, वो सब योजना आयोग बनाता था। तो योजना आयोग अपने आप में तोप हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। कितनी लेडीज है उसके अंदर? 2। कितने पुरुष है? 3। 5 लोगों का क्या है? एचओडी डिपार्टमेंट। उसके अलावा ढेर सारे सदस्य काम करते हैं। आप आधे लोग ये भी सोच सकते हैं कि यार सर अमित शाह को, राजनाथ सिंह को, इनको तो राजनाथ सिंह हो गए, अमित शाह हो गए, नरेंद्र तोमर हो गए, ये सब मंत्री भी तो हैं, डॉक्टर निर्मला सीतारमण हो गए, इनके पास समय कहाँ है? ये बैठ के योजना बनाएंगे। तो वो पूरा डिपार्टमेंट होता है, ये तो साइन करते हैं, थोड़ा सा उसको देखेंगे परफॉर्म। कहाँ की योजना है भाई? हिमाचल की है, ठीक है। हिमाचल में कहाँ कि सर ये एक चंपा करके कोई जिला पड़ता है, इसमें होली और भरमौर तहसील है, ये काफी पिछड़ी हुई है और इसमें यही हालत है। आईएएस खड़ा बताता है, इनको प्लानिंग समझ में आती है, ठीक है कितना बजट लगेगा, कितना साहब, ठीक है इसको पास कर दो। मतलब कभी कभी ठंडे बस्ते में चली जाती है, कभी कभी विकास हो जाता है, और वास्तव में हालतें ऐसी रहती हैं। तो योजना आयोग की कई जिम्मेदारियां होती हैं, जिनमें से कईयों का जिक्र हमने यहाँ पे किया है। परंतु जनवरी 1, 2015 को योजना आयोग का ये आई बात, है ना, जिसकी बात हम पहले ही कर चुके थे। 1 जनवरी 2015 को ये बेचारा, क्या मतलब है, योजना आयोग जो है वो चला गया और उसकी जगह नीति आयोग आ गया। नीति आयोग जब आया, जब 2 औरतों को और 3 पुरुषों को, यानी कि मेल और फीमेल टोटल जो ग्रुप बना, 5 लोगों से मिलकर बना नीति आयोग। ढंग से जो काम करता है ना, वो तो उसमें डॉक्टर सुमन बेरी है, बाकी तो वो साइन करने आते हैं। अरविंद पनगड़िया याद रखना है, पहला अध्यक्ष था। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की युक्तिगत तथा तकनीकी सलाह देने के लिए भारत के आर्थिक नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीति आयोग बनाया गया। इसमें सीएम को भी बुलाया जाएगा। इसमें सारे सीएम जो होते हैं, नीति आयोग की जब मीटिंग होती है तो सीएम वगैरह भी जाते हैं हर राज्य से, वो जाके अपने राज्य की समस्या बताते हैं कि साहब मेरे राजस्थान में जैसलमेर में एक श्रम क्षेत्र है, वह लावण के लागिया बरबूटिया भी नहीं मिलता है, कोई भी वनस्पति नहीं है, घूमने के लिए तो ठीक है, लेकिन वहां के लोग क्या करें, जब वनस्पति नहीं, उनकी भी हरियाली देखने की इच्छा होती है। तो फिर ये जो चीज रखते हैं, ये नीति आयोग में जाके उस मीटिंग में रखा करते हैं। नीति आयोग पूरे देश की आवाज है। पूरे देश में किसी क्षेत्र का पिछड़ापन खत्म करने के लिए नीति आयोग को आगे लाया जाता है। ये बात तो आप समझ गए। ये नीति आयोग है, अभी इसका गेट बंद है, कुछ देर बाद खुलेगा तो मैं वापस वीडियो ऑन करके आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अभी इसका गेट बंद है। तो नीति आयोग बड़ा इंटरेस्टिंग है और सारा जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं इसमें नीति आयोग ही कर रहा है 99%। 1% कोई समाज की संस्था हो सकती है, देश की अन्य संस्थाएं हो सकती है। बताओ इस चैप्टर का ये पहला लेक्चर आपको कैसा लगा? ये तो आपको बताना नहीं है, लेकिन इसके साथ ही कुछ और चीजें जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, और वो ये स्लाइड होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं, मुझे पता है, लेकिन अधिक से अधिक उन कमजोर बच्चों को भी बताना है कि भाई आर्ट्स से डरना नहीं है, ये भी समझने का सब्जेक्ट है। क्यों मर्डर कर रहे हो, इसका रट के, है ना, सबको बताना है। और मिलते हैं अगले लेक्चर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।